और ये आपको सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में। जिस जगह ये बैठक होने जा रही है वहां की ये तस्वीर है। स्वागत सत्कार किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा यहां मौजूद हैं, चंद्रशेखर यहां पर मौजूद हैं, कैलाश चौधरी यहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा सीपी जोशी नज़र आ रहे हैं, विजय राहटकर मौजूद हैं और एक तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत भी होंगे, ये देखिए आपको, और बाबा बालकनाथ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तमाम और जो नेता हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी आपको इस श्रृंखला में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ अब जो बैठक है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर है। तस्वीर फोटो सेशन फिलहाल हो रहा है और इस फोटो सेशन के बाद जो बड़ा मसला है उस मसले पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल शायद सीएम कुछ कहने जा रहे हैं, सुनते हैं। ठीक आओ वही सारे लोग आओ। कल रही है क्योंकि बैठक शुरू हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा बोलने के लिए, संबोधन के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर यही मंत्र दिया जाएगा कि कैसे अब आपको डबल इंजन की सरकार है तो कार्य करना है, टास्क है आपके पास योजनाओं को लेकर, उन योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। लाल सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, अब बैठक शुरू हो रही है और सीएम सबसे पहले बोलने वाले, जानकारी दीजिए इसको लेकर। देखिए बिल्कुल मेघा, ये पूरा जो चिंतन और मंथन आप देख रहे हैं ये लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हो रहा है। और फिलहाल जो मीटिंग की तस्वीर है हमने दिखाई, मेरे सहयोगी जमाल खान ने आपको एक तस्वीर दिखाई। सीएम भजनलाल शर्मा इसमें पहुंचे हैं, इसके साथ ही संगठन महामंत्री सीएम भजनलाल शर्मा इसमें पहुंचे हैं, इसके साथ ही मौजूद हैं कैलाश चौधरी मौजूद है। इसके बाद तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिसमें आपने तस्वीरों में देखा, वो तमाम जो टीम है उसके मौजूद है। बाबा बालकनाथ मौजूद हैं, इसके बाद पूर्व मंत्री, तमाम पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता, जिनके जिम्मे है कि किस तरह इस लक्ष्य को हासिल किया जाए, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह बूथवार जो संरचना है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए। देखिए टारगेट मेरा साफ है, पार्टी ने लक्ष्य अपना तय कर लिया है। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए ये तमाम कवायद है और पार्टी ने लक्ष्य क्या तय किया, पार्टी ने लक्ष्य तय किया है कि किस तरह 2014, 2019 और अब 2024 में हैट्रिक लगाई जाए जीत की। 25 की 25 लोकसभा सीटों को कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करे, इसको लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। और फिलहाल जो तस्वीर है वो इसी ओर इंगित कर रही है कैसे पार्टी को मजबूत करना है। जैसा मैंने कहा था कि बूथवार मजबूत करना है, आपको पन्ना को मजबूत करना है, आपको विधानसभा वार मजबूत होना है, आपको लोकसभा वार मजबूत होना है। ऐसे में तमाम जो आपको लोकसभा वार मजबूत होना है। ऐसे में तमाम जो तस्वीर दिख रही है, वो तमाम जो कवायद आप देख रहे हैं, वो उसी का मकसद यही है कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे बूथ को मजबूत किया जाए, कैसे जो विधानसभा, क्योंकि इसमें जो इससे पहले जो मीटिंग हुई थी मेगा, उसमें विधानसभा के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी, संभागों के प्रभारी मौजूद रहे, आईटी सेल की मीटिंग हुई। अभी फिलहाल ये बहुत अहम मीटिंग मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद पार्टी न केवल लोकसभा की जो संरचना है, लोकसभा की जो रणनीति है उस पर चर्चा करेगी, बल्कि चर्चा इस बात पर भी होगी कि जो प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा उसको लेकर क्या मायने तय किए जाएंगे, किस तरह, क्योंकि पार्टी इस बार नए प्रयोग करने के पूरे मानस में नजर आ रही है। ऐसे में अगर किसी भी जो मौजूदा सांसद है, देखिए कल भी ये बैठक हुई और आज भी ये बैठक हो रही है। कल की बैठक और आज की बैठक, क्या अंतर इन दोनों बैठकों में है? देखिए
भैया आप इसको यूँ समझिए कि कल जो चिंतन मंथन हुआ, होटल में मीटिंग हुई, वहाँ तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे और चिंतन इस बात पर हुआ कि जो 25 लोकसभा की सीटें हैं उन पर किस तरह की रणनीति आपको बनानी है। प्रत्याशियों के चयन को लेकर कल बहुत ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई, लेकिन हाँ ये तय हुआ है कि चूंकि लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभाएं आती हैं, अब उनको एक लोकसभा की अगर किसी नेता को जिम्मेदारी देते हैं जिताने की, संगठन के एक पदाधिकारी को लगाया जाएगा, उसमें अलग से पूरी टीम बनती है मेगा, जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि पार्टी वहाँ जाएगी, एक सर्वे होता है कि मौजूदा सांसद की स्थिति क्या है, मुद्दे क्या हैं, क्योंकि हालांकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लड़ा जाता है और एक तरह जिस तरह जो हम देख रहे हैं सियासी गलियारों में जो चर्चा, एक बार फिर हिंदुस्तान का चुनाव फैटल जैसा होने जा रहा है। चूंकि जिस तरह विपक्ष से अभी कोई बहुत मजबूत चेहरा सामने नहीं उभरा है, तो ऐसा एक बार फिर लग रहा है कि मोदी के नाम पर ये चुनाव होगा। और जिस तरह आपने 2014 और 2019 में मेघा देखा कि प्रत्याशियों के नाम तक नहीं पता था, लोगों ने मोदी के नाम पर वोट डाला, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये जो फैसला है पार्टी, चूंकि फेडरल चुनाव होने जा रहा है तो निश्चित रूप से, लेकिन इस बार पार्टी इस बात का बहुत ध्यान रखेगी कि अगर प्रत्याशी कहीं कमजोर है, क्योंकि पिछली बार इसका कोई ज्यादा नहीं तय किया था, जब मीटिंग हुई तो तय कर लिया जब चुनाव जीता ही जा रहा है तो प्रत्याशियों में ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी, आपने 2014 के अधिकतर प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया था। लेकिन इस बार पार्टी ने यह तय किया है कि अगर प्रत्याशी की रिपोर्ट नेगेटिव होगी, सही नहीं होगी, तो पार्टी के प्रत्याशी को बदला जाएगा, नए प्रयोग किए जाएंगे। इसके साथ ही पिछली बार एक गठबंधन में सीट जीती थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, ये तस्वीर साफ हो गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी भी लोकसभा क्षेत्र से पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव रिपोर्ट किसी प्रत्याशी की आती है जो मौजूदा सांसद है, तो उनको पार्टी बदलने में नहीं चूकेगी, साथ ही नए प्रयोग भी करती हुई नजर आएगी। महिलाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है, युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर तो फोकस रहेगा ही, विपक्ष को किस तरह घेरा जाए इन पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन पार्टी इस बार स्थानीय मुद्दों पर ही फोकस करेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि आप सत्ता में हो, आप जिन वादों के साथ राजस्थान में आपने सत्ता बनाई है, ऐसे में जो आपके मैनिफेस्टो के वादे थे उनको लेकर भी जब जनता जवाब तलब कर सकती है तो आपके पास जवाब होना चाहिए। ये चर्चा खैर लाल सिंह कल भी हम कर रहे थे जब डिबेट करने बैठे थे, लेकिन एक बार फिर से वही सवाल है, क्योंकि देखिए जब उपचुनाव श्री करणपुर का हुआ, वहां पर जीत हासिल कांग्रेस को हुई, तो उसका भी उत्साह बढ़ा। क्या बीजेपी कुछ चुनौती लेती है? हालांकि क्योंकि बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी, कांग्रेस के लिए अभी सीट शेयरिंग ही मुद्दा बना हुआ है, लेकिन क्या अगर राजस्थान की बात करें, स्थानीय मुद्दों का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो प्रभावी रह सकते हैं? कांग्रेस किसी तरह से प्रभावी हो सकती है? बीजेपी के लिए क्या चुनौती हो सकती है? देखिए, मैंने जैसा मेगा आपको कहा कि ये राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। पार्टी की राष्ट्रीय भूमिका क्या है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की भूमिका में कहां नजर आ रही है? अभी जैसे कि आपने कहा कि अभी तो सीट शेयरिंग में ही वो अभी उलझे हुए हैं, सीटों का बंटवारा अभी नहीं हो पाया है। और अभी हाल ही में जो तस्वीर देखने को आ रही है कि राम के भव्य आयोजन में, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में राम जो जुड़े हुए आस्था से, राम जो जुड़े हुए कण-कण से, जो आराध्य इस देश के, उस निमंत्रण को ठुकरा के कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से जन भावनाओं के खिलाफ एक बार फिर ऐसा लगा है कि कांग्रेस पार्टी उस राह पर चलती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है कि इस राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद जो एक बड़ा सपना साकार होने जा रहा है हिंदुस्तान का, उसको कैसे लगातार लोकसभा चुनावों तक बनाए रखा जाए। आपने देखा होगा इसके बाद जब 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से 25 फरवरी तक हर पूरे हिंदुस्तान में रामलला के दर्शन करने का विशेष अभियान पार्टी की ओर से चलाया जाएगा। और पार्टी का मकसद है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को भगवान रामलला के भव्य दर्शन कराए जाएं। तो आपने कहा कि जीत, करणपुर की जीत निश्चित रूप से कोई जीत होती है वो अपने मायने होते हैं। कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है जीत, और पार्टी के लिए निश्चित रूप, क्योंकि पार्टी सत्ता में आने के बाद पहला चुनाव। और चीज लाल सिंह, जैसे कि भजनलाल शर्मा सीएम बने, बहुत अनएक्सपेक्टेड था। कार्यकर्ता वो रहे हैं, लगातार पार्टी से जुड़े रहे, संगठन से जुड़े रहे, और आपने जैसे नवाचार का जिक्र भी किया कि लोकसभा में हो सकते हैं नए प्रयोग होंगे, तो ये क्या कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी दिया जा रहा है कि आप काम करते रहिए, आप पर पार्टी की नजर है और आपको भी आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए बिल्कुल मेघा, मैं एक बात कहता हूं कि लगातार जो हम अभी पार्टी की ओर से फैसले लिए जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि बड़े चौंकाने वाले फैसले हैं। हाँ, एक शब्द है कि नवाचार है, लेकिन चौंकाने वाले फैसले आपके लिए, मेरे लिए हो सकते हैं,
एक आम जनता के लिए हो सकते हैं, लेकिन पार्टी बहुत ही माइन्यूटली अध्ययन करती है। जो भी नवाचार करती है उसको बहुत दूर तक सोचने के बाद निर्णय लिए जाते हैं। आप देखिए, अगर लगातार 2014 के इतिहास पर नजर डालें तो राज्यों में जितनी भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, वहां जो सीएम बनाए वो सबके लिए ऐसे नहीं थे जिनको जानते हो, या जो चेहरा लाया गया वो बिल्कुल सभी के लिए लगा कि अनएक्सपेक्टेबल है, अचानक कैसे ला दिया, एक कार्यकर्ता को कहां पहुंचा दिया। तो ये पार्टी के नवाचार हैं, और पार्टी चूंकि चाहती है कि कार्यकर्ता को आभास रहे, कार्यकर्ता को बहान रहे कि हाँ उसकी एक कद्र है पार्टी में। जब एक सामान्य कार्यकर्ता एक पहली बार विधायक बनने के बाद सीएम बन सकता है, तो कार्यकर्ता के मन में एक मनोबल उसका ऊंचा उठता है, उसका आत्मविश्वास ऊपर उठता है, उसको लगता है कि हम पार्टी में जो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए जो पसीना बहा रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक बड़ा संदेश इन तीनों राज्यों में सीएम के चयन के बाद गया आएगा, क्योंकि लोग चाहे इसको लेकर कुछ भी कह सकते हैं। तमाम बड़े नेताओं को दरकिनार करने की बातें उठ रही हैं, अनुभव नहीं है, इस तरह की बातें हो सकती है, लेकिन सच ये है कि पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर मजबूत हुआ है। पार्टी से मजबूती से जुड़ा ही नहीं है, बल्कि और बाकी जो लोग हैं जो सीधे पार्टी कार्यकर्ता नहीं होते लेकिन आपकी विचारधारा जुड़े, वो सीधे जुड़ना चाहते हैं, आपके प्रत्यक्ष पार्टी से जुड़कर अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पार्टी ने नवाचार किया। लाल सिंह, देखिए बहुत इस बार का अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे, बहुत कुछ बदलाव बीजेपी ने किया है। जो अनुभवी नेता थे वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आप कैबिनेट में देखेंगे तो एक दो को छोड़ दीजिए, नयों को जगह दी गई है। क्या लोकसभा चुनाव में ऐसा होगा? दूसरा सवाल ये कि जैसा बीजेपी से कई बागी हो गए थे, जैसा कि आप यूनुस खान को देख लीजिए, और वो जीत भी गए। क्या लोकसभा चुनाव में अगर अनुभवियों को या किसी को दरकिनार किया जाता है तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है? देखिए, पार्टी ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी मेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव एक छोटा चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है। 8 विधानसभा उसमें होती हैं, और यहाँ दरकिनार करने का इसलिए विषय नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टी अपने स्तर पर सर्वे कराएगी, जो फीडबैक सामने आएगा उसके आधार पर, चाहे पन्ना प्रमुख से लिया गया फीडबैक हो या बूथ के स्तर से कार्यकर्ता का फीडबैक हो, विधानसभा वार फीडबैक की बात हो, ये तमाम जो फीडबैक मिलेंगे उसके आधार पर पार्टी के प्रत्याशी का चयन होगा। और जैसा कि मेगा मैंने कहा कि इसलिए संभावना बहुत कम है क्योंकि अभी जो चुनाव जिस दिशा में जाता हुआ लग रहा है, आप भी जैसे कि हम ऑफ कैमरा जब चर्चा करते हैं तो उस वक्त तमाम तस्वीरें हमारे सामने आती हैं कि एक बार फिर हिंदुस्तान का चुनाव उसी दिशा में बढ़ता हुआ जा रहा है जो फेडरल नीति से होने जा रहा है। हालांकि यहाँ होता ये है कि सांसद चुने जाते हैं, इसके बाद पीएम का चयन होता है। तो बैठक अब शुरू हो चुकी है और बैठक को लेकर अब क्या कुछ रहता है तो ये बैठक खत्म होने के बाद पता चलेगा, लेकिन चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह जानकारी के लिए।